हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जेडी आप लोगों को फिर से एक बार जेडी केमिस्ट्री क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के साथ सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स को डिस्कस करने जा रहा हूं। हम लोगों ने पिछले डिस्कशन के दौरान हम लोगों ने स्टडी किया था नॉर्मलिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शंस, मोलारिटी, इन सब टर्म्स को लेके। और वो सब टर्म्स क्या था? दीज आर दी सम टर्म्स व्हिच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, है ना। एक सॉल्यूशन जो बनता है सॉल्वेंट और सोल्यूट मिलके, उसी का कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के लिए हम लोगों ने ये सब टर्म्स को यूज किया था। और ये सब टर्म्स को लेकर हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किया था। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने उन सब न्यूमेरिकल्स को स्टडी किया होगा और वो सब कॉन्सेप्ट्स को भी आप लोगों ने समझा होगा। जिन लोगों ने नहीं समझा, नहीं देखा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग उन सब डिस्कशन को देख लीजिएगा। मैंने सभी डिस्कशंस का प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया मेरे चैनल में, और उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे भी दे रखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो है ही। आप लोग उसे देखिएगा, समझिएगा, ताकि जो प्रेजेंट डिस्कशन जो होने जा रहा है ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो आज का जो टॉपिक है ये हम लोग किस चीज को डिस्कस करने वाले हैं? ये एक्चुअली क्या है? कोई एक सोल्यूट का, वो सोल्यूट क्या हो सकता है? सॉलिड। सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड। मतलब सॉलिड का डिसोल्यूशन या तो सॉलिड का सोल्युबिलिटी लिक्विड्स में किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है और कितना हद तक करता है, ठीक है, इसे आज हम लोग डिस्कस करने वाले। तो ये जो सोल्युबिलिटी है सॉलिड का लिक्विड में, जहां पे सॉलिड को हम लोगों ने सोल्यूट कंसिडर किए हैं और लिक्विड को हम लोगों ने सॉल्वेंट कंसिडर किए हैं, इसे समझने से पहले हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू सोल्युबिलिटी हम लोगों को जानना जरूरी है। तो एक एक करके वो सब टर्म्स हम लोग पहले समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहले देखिए सोल्युबिलिटी किसे कहते हैं? Solubility of a substance expresses the maximum amount of it which can be dissolved in a specific amount of solvent at a specified temperature. ये बात आ रहा है ना कि solubility हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड का लिक्विड में। उसे समझने से पहले solubility असल में क्या चीज है? ये एक्चुअली मैक्सिमम सोल्यूट कितना डिसॉल्व हो सकता है एक पार्टिकुलर लिक्विड में एट ए फिक्स टेम्परेचर, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? सोल्युबिलिटी कहेंगे। मान लीजिए 100 ml हम लोगों ने वाटर लिया और अभी का इस रूम टेम्परेचर में मैक्सिमम कितना, मान लीजिए शुगर डिसॉल्व हो सकता है। मैक्सिमम कितना डिसॉल्व हो सकता है 100 ml वाटर में, वही होगी आपका solubility of that solution। मेरा कहने का मतलब है it is the maximum extent to which a particular solute can be dissolved in a particular amount of solvent at a fixed temperature। समझ में आ रहा है? वही होगी आपका solubility, ठीक है। और when a solid is added to the solvent, solute dissolves because its particles goes into the liquid and its concentration in the solution increases. This process is known as what? Your dissolution। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मतलब कोई भी सोल्यूट जब सॉल्वेंट में जाता है, हाँ, जाने के बाद क्या होता है? उस सोल्यूट का पार्टिकल्स उसी पार्टिकुलर सॉल्वेंट में स्प्रेड हो जाता है, जिसके वजह से वो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है और उसी इंक्रीज को ही हम लोग क्या कहेंगे? डिसोल्यूशन कहेंगे। मतलब दैट इंक्रीजिंग concentration due to the presence of more and more particles of the solute in a particular solution
इज कॉल्ड व्हाट, डिसोल्यूशन, है ना। क्योंकि एक सोल्यूट डिजोल्व क्यों होता है पार्टिकुलर सॉल्वेंट में, क्योंकि उसका पार्टिकल्स धीरे धीरे करके वो पार्टिकुलर सॉल्वेंट में जाते रहता है, समझ में आ रहा है, जिसके वजह से वही सॉल्यूशन में बाद में बनकर वो सॉल्यूशन तैयार होता है, लेकिन उसी सॉल्वेंट में वो सोल्यूट का धीरे धीरे पार्टिकल्स ज्यादा होते जा रहा है, और उसी प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहेंगे, डिसोल्यूशन कहेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को। A solution which contains maximum amount of solute which dissolves completely in a given solvent at a particular temperature is called what, saturated solution। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जहां पे एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में मैक्सिमम सोल्यूट ऐड कर दिया गया, मैक्सिमम सोल्यूट डिजोल्व कर दिया गया। कहने का मतलब है कि जो सोल्यूट या तो जितना क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट डिजोल्व किया गया एक पर्टिकुलर अमाउंट या पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में, हाँ, उससे एक दाना भी ज्यादा डिजोल्व नहीं होगा, वही मैक्सिमम को ही हम लोग क्या कहेंगे, वही मैक्सिमम स्थिति को, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन को कहेंगे हम लोग क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जहां पे हम लोग और एक स्मॉल पार्टिकल पे हम लोग डिजोल्व नहीं कर सकते सोल्यूट का, उस स्थिति को ही हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूशन का सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इट इज लाइक द मैक्सिमम concentration of a particular solution in which no more solute can be dissolved, and it is called what, saturated solution। समझ में आ रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट क्या कहा गया है, देखिए, a solution which contains less amount of solute than required for forming saturated solution is called unsaturated solution। मतलब मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन होने से पहले जो स्थिति रहता है सोल्यूशन का, जहां पे हम लोग जानते हैं कि और भी सोल्यूट डिजोल्व हो सकता है, अगर वहीं तक हम लोग रोक देंगे, उसी स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे, सोल्यूशन का अनसैचुरेटेड फॉर्म कहेंगे, और ये भी कह सकते हैं उसे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन भी कह सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना। और a solution which contains excess of solute then required for forming a saturated solution is called supersaturated solution। ऐसा सॉल्यूशन जहां पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन के अलावा और एक्स्ट्रा सोल्यूट वहां पे ऐड किया गया या तो वहां पे मौजूद है, उसी टाइप ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। तब क्या होगा, वो सोल्यूट तो डिसॉल्व नहीं होगा उस सॉल्यूशन में, वो नीचे में उस वेसल या तो कंटेनर जहां पे उस सॉल्यूशन को तैयार किया गया, हाँ, उसका बॉटम पे उस सोल्यूट पार्टिकल्स का प्रेजेंस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। ये 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस असल में हम लोगों को डेली लाइफ में हम लोगों को फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है बाय एनी और अदर मींस। तो क्या है आपका, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में क्या होता है, वहां पे और डिसॉल्व हो सकता है। सैचुरेटेड में वहां पे और सोल्यूट सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होगा। सुपर सैचुरेटेड में नहीं होगा, फिर भी वहां पे सोल्यूट प्रेजेंट है एंड दिस आर प्रेजेंट इन एक्सेस इन द बॉटम ऑफ द पर्टिकुलर कंटेनर या तो वेसल। समझ में आ रहा है आप लोगों को। दीज आर द सम कॉमन टर्म्स रिलेटेड टू द सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहला फैक्टर क्या है, देखिए, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अभी सोल्यूट का नेचर कैसा है और सॉल्वेंट का नेचर कैसा है। सोल्यूट तो हम लोगों को पता ही है, यहाँ पे क्या है आपका, एक सॉलिड है, और सॉल्वेंट क्या है हम लोगों को पता है, लिक्विड है। ठीक है, अभी लिक्विड का नेचर और सॉलिड का नेचर, ये दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा सोल्युबिलिटी का।
ठीक है, सोल्यूबिलिटी कितना हद तक हो सकता है ये डिपेंड करेगा आपका सॉलिड का नेचर और लिक्विड का नेचर के ऊपर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जैसे कि देखिए लाइक डिजॉल्व्स लाइक, पहला जो यहाँ पे एक चीज कहा गया है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब पोलर सोल्यूट dissolves better in polar solvent and non-polar solute dissolves better in non-polar solvent। आप लोगों को शायद पता होगा there are some molecules which are polar and there are some molecules which are non-polar। Polar molecules have some dipole moment associated with them, it is their net resultant dipole moment is not zero, whereas for non-polar molecules their net resultant dipole moment is zero। Therefore polar molecules या तो polar solids dissolve in polar solvent and non-polar solids dissolve in non-polar solvent। समझ में आ रहा है? ठीक है, ऐसे कि मान लीजिए सोडियम क्लोराइड NaCl dissolves better in water, but you will find that the dissolution of sodium chloride in benzene or carbon tetrachloride is not possible। Why? Because sodium chloride is an ionic compound, it is associated with polarity, it is a polar type of molecule, whereas benzene or carbon tetrachloride is a non-polar liquid या तो मोलिक्यूल जहां पे सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि आपका जो सोडियम क्लोराइड है ये हो गया आपका पोलर, और जो बेंजीन हो या कार्बन टेट्राक्लोराइड हो ये हो गया आपका नॉन पोलर। समझ में आ रहा है आपको? है ना, क्योंकि सोडियम क्लोराइड जो NaCl है इट इज ए पोलर कंपाउंड, ठीक है, और जो बेंजीन हो या कार्बन टेट्राक्लोराइड हो it is a non-polar compound, so it means what? Polar in non-polar, so this is against the rule, it should be like that, non-polar in non-polar या तो polar in polar, that is polar solute in polar solvent या तो non-polar solute in non-polar solvent, है ना। नेप्थलीन या तो एंथ्रासिन इट में गेट डिसॉल्व इन बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड बिकॉज दे आर एंथ्रासिन हो या नेप्थलीन हो, these are non-polar solids and they may get better dissolution in carbon tetrachloride or benzene, whereas sodium chloride will not have such type, will not have as much solubility in benzene or carbon tetrachloride, or will have insignificant solubility in carbon tetrachloride और benzene। जिसके वजह से हम लोगों ने क्या कहा कि like dissolves like, that is polar solute will dissolve in polar solvent and non-polar solute will dissolve in non-polar solvent, है ना। जैसे कि ionic solute dissolve in polar solvent due to electrostatic interaction with the solvent molecules, ये तो होना ही है। ionic solute dissolve ज्यादा होता है इसमें आपका पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि आयनिक सॉलिड में क्या होता है, इट हैज completely separate entities in them, as for example sodium chloride, sodium ions are present as a separate entity and chloride ions are present as separate entity, and these will go into the solution and interact with the polar solvent, as for example water, and those interactions will lead to the solubility, those interactions will also lead to the increasing solubility with the water। समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना। नेक्स्ट देखिए टेम्परेचर, अभी फिर से टेम्परेचर के ऊपर भी आपका डिपेंड करता है, क्योंकि सोल्युबिलिटी जो टर्म यूज कर रहे हैं हम लोग, पहले से ही हम लोगों ने कहा है कि इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट व्हिच कैन बी डिसॉल्व इन द पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर। तो टेम्परेचर वहां पे कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर टेम्परेचर अगर हम लोग वेरी करेंगे या तो चेंज करेंगे, इट में अफेक्ट द सोल्युबिलिटी आल्सो। So therefore temperature is also one of the important factor
which decides the solubility of a particular solid in a particular solvent। समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना। जैसे कि generally solubility increases with temperature of solute for solid solutes in liquid solvent। in general जो होता है solubility increase होता है with rise in temperature for dissolution of solid in liquids। exception exists such as in endothermic dissolution where solubility decreases with temperature increase। सॉरी यहाँ पे ये एक्सोथर्मिक हो, exothermic means the reactions where heat is evolved or heat is generated, whereas endothermic means the reactions where heat gets absorbed। That is, for exothermic delta H, that is change in enthalpy is positive, whereas for exothermic it is negative। समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है, जितना टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे उतना ज्यादा सॉलिड्स का डिसोल्यूशन होगा पर्टिकुलर सॉल्वेंट में। लेकिन इन जनरल क्या होता है, विथ राइज इन टेम्परेचर solubility of solid increases except for exothermic reactions where it has been seen that if you lower the temperature, solubility of solids in liquid goes on increasing, as for example solubility of lithium sulfate in water। This is an example of exothermic reaction where decreasing temperature will lead to increasing solubility of lithium sulfate in water। ठीक है। और पहला वाला जो था आपका solubility increases with increase in temperature, वो था आपका endothermic reaction where increasing temperature will lead to the increasing solubility of a particular solute, that is as for example KCl हो या KNO3 हो, that is potassium chloride हो या potassium nitrate हो, इनका solubility increase होता है with increase in temperature। ये तो जनरल ट्रेंड है। और कुछ ऐसा भी सोल्यूट्स है जहां पे पहला इंक्रीज इन टेम्परेचर लीड टू इंक्रीज इन देयर solubility। Further, on reaching a particular point, if you go on increasing temperature, you'll find that solubility decreases, and that particular temperature after which solubility decreases on increasing the temperature, that particular temperature is called what? Transition temperature। समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना। समझ में आया। नेक्स्ट प्रेशर। प्रेशर भी और एक फैक्टर है which also decides the solubility of solids in liquid। वो क्या है? pressure, the effect of pressure on the solubility of solid in liquid is generally very small or insignificant। इनका कुछ एक्चुअली प्रभाव नहीं पड़ता है for solubility of solids, at least for solids। we are not talking about gases, at least for solids it has no role because solids are almost incompressible, है ना। This is because solids and liquids are highly incompressible and practically remain unaffected by change in pressure। क्योंकि प्रेशर का वजह से सॉलिड और लिक्विड में कुछ फर्क नहीं पड़ता है इनका सोल्युबिलिटी के ऊपर, है ना, बिकॉज दे आर इनकम्प्रेसिबल। प्रेशर हैज नथिंग टू डू विद द सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। तो हम लोगों ने आज एटलीस्ट ये समझा कि सॉल्यूशन जो प्रोड्यूस होता है सॉलिड और लिक्विड मिलके, वहां पे ये तीन फैक्टर का प्रभाव पड़ता है। तो क्या है आपका? नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। नो डाउट प्रेशर का इन्फ्लुएंस उतना नहीं रहता ही नहीं है, फिर भी उसे जिक्र करना जरूरी है। समझ में आया?
तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का डिस्कशन मेरा समझ में आया और आज का डिस्कशन मेरा यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया, ठीक है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग प्लीज कमेंट कीजिएगा ताकि मैं उन सब कमेंट्स का सुटेबल रिप्लाई दे सकूं और मेरा डिस्कशन को और भी इम्प्रूवमेंट कर सकूं। और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना प्लीज। चलो मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो।